वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। इलेक्शंस जो हैं काफ़ी करीब आ चुके हैं। गैर यकीनी जो थी बहुत अरसे तक रही, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी भी कैंपेनिंग हमें नज़र आ रही है। बहुत देर से हम कह सकते हैं इस मरतबा कैंपेनिंग शुरू हुई। अगर एक जमात का जिक्र करें जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी कैंपेनिंग जो थी बाकी जमातों से पहले शुरू हुई, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने कानूनी सियासी मसाइल ऐसे रहे कि वो तो अब भी एक नेशनल लेवल की हम कह नहीं सकते कि कैंपेन कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंपेनिंग शुरू हुई भी तो देर से और अब भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। नवाज़ शरीफ साहब ने गालिबन अब तक सिर्फ 2 जलसों से ख़िताब किया है और उनमें से एक भी जो था वो उनकी अपनी जो मानसेरा की आज नशिस्त जहाँ से वो इलेक्शन लड़े हैं वहाँ था। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं और पंजाब में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा सकता था कि बहुत अरसे से उन्होंने पंजाब में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी है, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी एक कैंपेन जो है वो लीड की है। लाहौर से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पंजाब में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कैंपेन है, जितने उन्होंने जलसे किए, जो तकरीरें की, उससे वाज़े ये नज़र आ रहा है कि वो जो टारगेट कर रहे हैं, उनकी जो तनकीद का निशाना है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। बार बार वो ये ज़िक्र कर रहे हैं कि कौन चौथी मरतबा जो है वज़ीर आज़म उसको मुसल्लत किया जा रहा है, किसको रॉयल कार्पेट हम कह सकते हैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिल रही है। इसके साथ साथ वो ये भी ज़िक्र करते हैं कि ये जो एक रिवेंज की सियासत है ये कितनी गलत है और इसके साथ साथ वो अब तनकीद करना भी शुरू हो गए हैं जो पीडीएम की हुकूमत थी जिसका वो हिस्सा रहे हैं। ये उन्होंने पंजाब में कोट अद्दू में जो गुफ्तगू की पिछले दिनों में ख़िताब किया तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि वो वाहिद सियासतदान हैं जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और बाकी तमाम सियासतदान जो है वो खलाई मखलूक से उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ वो मीडिया पे भी आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और इन इंटरव्यूज़ में उन्होंने एक बहुत अहम बात की है और वो ये है कि वो पीडीएम की हुकूमत छोड़ना चाह रहे थे उसकी ख़राब माशी जो कारकर्दगी है उसकी वजह से, मगर उनके वालिद ने उनको रोका ऐसा करने से और वो अब क्योंकि उन्होंने ज़ुबान दी हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, इसलिए उन्होंने रोका और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनकी बात मानी। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर रहमान साहिबा, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो शरी साहिबा। शरी साहिबा, सबसे पहले यही जो जिक्र किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कि वो तो पीडीएम की हुकूमत से अलग होना चाह रहे थे मगर ज़रदारी साहब ने उनको रोका। ये कोई आप हमें इसके बारे में तफसील हमसे शेयर कर सकती हैं? ये कब का वाक़या है? कितनी कंसल्टेशंस हुई पार्टी में या ये सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान बात है? जी शुक्रिया आरिफा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा उसकी मैं इस तरह वजाहत कर सकती हूँ या आपको तफसील इसी तरह दे सकती हूँ जो नॉर्मल हमारी पार्टी गुफ्तगू में होता था और जो अक्सर व बेशतर हम काबीना भी क्लोज डोर में भी ब्रिंग अप करते थे और प्राइम मिनिस्टर भी आगाह थे। कभी आखिरकार 1-2 दफ़ा तो काफ़ी ये बात दूर तक गई कि उनके इख्तिलाफात ज़्यादातर इक्तिसादी पॉलिसी पर थे जी। और मैं नहीं कह सकती ये कौन सा पर्टिकुलर रेफरेंस है, ये तो उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो शेयर करें या ना करें, मगर ये तो वाज़ेह है कि इक्तिसादी पॉलिसी पर थे सवाल उठते थे। ना सिर्फ हमारे उनके अपने नून लीग के अपने कैबिनेट मेंबर्स भी उठाते थे। और देखिए बात यह है आरिफा कि ये इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और मैं समझती हूँ कि आज मसलन साहिवाल में जलसा हुआ है हमारा और लाहौर में कल हुआ था और रोज़ हमारे कभी 2 कभी 1 जलसे हो रहे हैं और मुल्क गिर ये मुहिम चली हुई है। काफ़ी आगे हमारी
इलेक्शन कैंपेन जा चुकी है। तो आज के मैसेज के हवाले से तो चेयरमैन ने बार बार कहा है कि वो तफरीक और तकसीम की सियासत में नहीं यकीन करते, और कोशिश है कि नौजवान नस्ल को कोई ना कोई आगे बढ़ने और आगे चलने की, और पाकिस्तान में की नई तरक्की और एक नए मतलब बलबले से आगे बढ़े, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे लोग इक्तिसादी बहरान का सामना कर रहे हैं, और एक स्टेबिलिटी के बाद लोगों को जी दे नीड, मतलब उनको कोई उम्मीद की जरूरत है, और उनको ठोस रास्तों का भी हमने ना सिर्फ निकालने हैं ये रास्ते, लेकिन उनको उन रास्तों पर गामजन भी करना है। तो ज्यादातर हमारा फोकस इन पे रहा है। आई नो कि टॉक शोज ये बेहतर होता है। जी जी शरी साहबा, बट ये जब आप बात तकसीम की सियासत पे तनकीद करते हैं बिलावल साहब, और वो कहते हैं नौजवान के लिए वो उम्मीद देना चाहते हैं, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि इसका डज इट मीन कि आगे, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आगे फिर एक नेशनल गवर्नमेंट या कंसेंसस गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी, मुश्किल फैसले करने हैं, क्या अब समझें कि आगे अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो PMLN की कैबिनेट में या एक फिर से इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हिस्सा लेंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बैठी होगी? देखिए, मैं तो ये कह नहीं सकती, लेकिन उन्होंने अपने अपने अल्फाज में जो आपने चलाए हैं, खुद ये बात कही है कि वो अपनी खुद हुकूमत और वफाक का की इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं। वफाक का मतलब है कि पूरी अपनी आपकी हुकूमत हो, और कोalition पार्टनर्स हमने हमेशा, बल्कि 2007-8 में आपको याद होगा उस इलेक्शन के बाद भी हमने नून लीग के साथ कोalition पार्टनरशिप की थी। फिर नून लीग के दोस्तों ने बहुत जल्दी उसमें से वो वहाँ से उन्होंने इनखिला कर दी और अपोजिशन की सियासत का इनकाद किया। हमने फिर भी सबको बहुत एहसन तरीके से पार्लियामान के ज़रिए और बहुत शराकतदारी के ज़रिए सबको कैरी किया, कभी एक तरफा फैसले नहीं इम्पोज किए, और एक मैं समझती हूँ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल काम, बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशनल काम उस हुकूमतों उन हुकूमतों में हुए, मसलन NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो लैंडमार्क प्रोग्राम है जी पाकिस्तान का, ये सारों की इनकाद हुई विद कंसेंसस, और मैं समझती हूँ बुनियाद की गई, तो इसलिए ही इज कैंपेनिंग फॉर दैट। तो इस वक्त तो जाहिर है उनके जहन में यही बात है। हमने कभी दैट वे कभी दरवाजे नहीं बंद किए हैं, और देखिए इलेक्शन के बाद डिस्कशन होती है हर पार्टी में, और हर पार्टी के अंदर होती है, फिर हर पार्टी के बाहर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये पॉसिबल है इलेक्शंस के बाद? देखिए, तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा इस वक्त अलग किरदार है। उन्होंने 9 मई के लिए जो लोग इन्वॉल्व थे और जिन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज इम्पोज किया रियासत को, और बुनियादी पाकिस्तान की फाउंडेशनल सुतून भी उन्होंने चैलेंज किए, घिराव जलाओ की एक सियासत उन्होंने तवातर से की, उनके उसके लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम ये फिर नहीं करेंगे। ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जितना पीपल्स पार्टी ने आमरीत का सामना किया और फौजी डिक्टेटरशिप्स का सामना किया जी, और किसी ने नहीं किया। और फिर उन छावनियों से बार बार, चाहे शहीद बेनज़ीर हों या हम खुद हों, लॉन्ग मार्चेस हों, हम गुजरते रहे, एक पत्ता नहीं फड़कता है, ठीक है जी। और कभी हमने हाँ, तो हमारा एक बहुत क्लियर मौक़िफ़ होता है कि आपने चैलेंज जो करना है करें, अपनी कीमत अदा करें, सैक्रिफाइस जरूर करें, लेकिन इस तरह आप नहीं कर सकते। इधर आप PTI का जो फिलहाल इनका जो ढांचा रहा है तनकीद, और एक तो वो हम सब पर तनकीद के निश्तर एक अजीब व गरीब अंदाज में गिराते रहे, गैर पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी कोई तब्दीली अपने आप में बुनियादी मैं नहीं समझती आई है। उन्होंने आज तक माफी तो नहीं मांगी है उनके लीडर ने या किसी ने जी कि जी ये हमसे गलती हुई। बिल्कुल ठीक। इसी से कनेक्टेड ये सवाल है कि एक अपने जो जलसे की तकरीर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सॉरी तो हम तो उनसे बातचीत जरूर, जो भी पार्लियामान में एक मजबूत जबान और कंस्ट्रक्टिव और पार्लियामेंट्री बात करता है जी, नॉट इमेच्योर पीपल। जी
हाँ जी, बट शरीफ साहब, ये एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जो तकरीर में ये भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिस पर बहुत से लोगों ने उसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि गालिबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है लोग, जो इस वक्त बल्ला ना होने की वजह से, सिंबल ना होने की वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको याद है कि आज डे टू डे बात तो हो रही है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट ये रेफरेंस, बट नॉर्मली कोalitions में इंडिपेंडेंस आजकल ज्यादा मैटर करने लगे हैं कि दे होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर। आपने देखा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी इसी तरह हुआ है। बहुत सारे लोग जो पीटीआई छोड़ भी चुके हैं, बहुत सारी जमातें, और अदल बदल होता है जब टिकट्स अनाउंस हो जाते हैं। ये तो आपने देखा है, बहुत सौ को अपनी चॉइस जमात के टिकट्स नहीं मिल पाते, सिंबल्स नहीं, तो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंस की तरह भी लड़ रहे होते हैं, खास तौर से बलूचिस्तान में और दूसरे बहुत सारे प्रोविंसेस में। तो जब इस तरह के चंक्स इधर उधर होते हैं और कोalitions बनते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि पीटीआई जो छोड़ के बगैर सिंबल के लड़े। ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज इंडिपेंडेंस जो अक्सर और बेशतर बैलेंस ऑफ पावर कभी 5 या कभी 2 या कभी इस तरह से हो जाता है ना, इस किस्म के उसमें। हमारा तो अब इन अ सेंस, यानी कि आप वो ही वाजंट रेफरिंग टू द पीटीआई, पॉसिबल पीटीआई टर्न कोट्स। टर्न कोट्स तो आप इससे पहले भी हमारे सबकी बातचीत रही है ना। देखिए, जब वो निकल चुके हैं पार्टी से, जब उन्होंने आगे किसी ना किसी का झंडा अगर पकड़ा नहीं है तो उनकी छाव में जाना चाहते हैं, तो फिर ऑल इंडिपेंडेंस वो तो होते हैं, फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हर किस्म के कोalition में आते हैं, एज लॉन्ग एज दे डोंट चैलेंज आपके बुनियादी बिलीफ्स को ना, आपके बुनियादी बिलीफ। तो इस तरह की बातें तो मतलब वो अगर टर्न कोट्स हैं तो वो तो निकल चुके हैं, और वो पीटीआई की जो बुनियादी हमें जो तकालीफ थी जिस बात से, उससे अगर मुनहरिफ हैं, तो फिर हमें तो, और आप हमारे जमहूरी एजेंडा और हमारे मंशूर को मानने तैयार हैं, तो फिर तो वी विल गो फॉरवर्ड। ऐसी क्या बात है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, आपने हम निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में एक हम कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जो है वो आजकल सामने आया है, सोशल मीडिया पे भी उसका बहुत जिक्र हो रहा है, और उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, जिससे लग ये रहा है कि जैसे कोर्ट ने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जो ये नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया है कि अहम केसेस की जो समाअत है तो कमरा अदालत में हर इदारे से या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं उससे एक रिपोर्टर होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में किसी किस्म की जो रिकॉर्डिंग है और यूट्यूब प्रोग्राम जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। और उन्होंने कहा कि मीडिया कार्ड दिखा कर ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त होगी। ये एक तरफ तो जो नोटिफिकेशन है वो सामने आया, और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि जो JIT बनी है सोशल मीडिया पर जो जजेस की तनकीद होती है उस हवाले से, तो उसके अंदर भी ये कहा गया है कि सिर्फ ये जो 13 जनवरी का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी हवाले से इसकी जो तनकीद हुई है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर, इसको देखा जाएगा। और ये ऐलान जो है ये केयर टेकर हुकूमत की तरफ से किया गया। इन मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, जो हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, क्या नोटिफिकेशन है बहुत डिस्कस हो रही है आजकल, कहीं फिर JIT के नीचे ही ना आ जाए हम इस पे बात करने लगे, सोच समझ के बात करिएगा। हाँ, अब ये भी वैसे वक्त आना था कि मई 2019 में जब उस वक्त की हुकूमत और सारे जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, और आज वही हुकूमत तो चेंज है लेकिन रियासत जो है वो देख रही है कि जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ है और उसमें कौन कौन है उनको देखा जाए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इस आड़ में जो फेयर क्रिटिसिज्म है उसको जो है वो उसको भी रोकने की कोशिश है। ये यू थिंक सो? बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है।
13 जनवरी पे जो फैसले पे क्रिटिसिज्म था वो फेयर क्रिटिसिज्म था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। जो उनको अब्यूसिव लैंग्वेज जैसे काजी फैसल के खिलाफ इस्तेमाल हुई वो बड़े अरसे से हो रही है। वो इस 13 जनवरी के बाद तो बताया लगा कि पीटीआई का जो सपोर्टर थे वो तो खामोश थे, जो जेन्युइन लोग जर्नलिस्ट थे मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने क्वेश्चन किया उस आर्डर को। तो जहाँ तक ये रेगुलेशन का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे पीआरओ साहब हैं उनकी तरफ से वजाहत आई है कि कोई नई रेगुलेशन नहीं है, उसी तरह ही काम चलेगा। सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमने ये किया है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जो है वो यूट्यूब का प्रोग्राम नहीं हो सकता या कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता, प्रेमिसेस में हो सकता है, प्रेमिसेस में कोई बैन नहीं है। यानी नहीं तो सर क्या क्योंकि जितने भी कभी अगर हम देखते ही हैं, एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में भी कैमरे जो थे उनको एक स्पॉट दे दिया गया था, वो कैमरे वो पार्किंग लॉट के पास लगे होते थे और वो होते थे, तो वहां कर सकते हैं प्रोग्राम। हाँ नहीं, बट प्रेमिस मैं कहने का मैं पूछ ये जो रही थी, क्योंकि आप जैसे लोगों को ही हम देखते हैं ऐसे प्रोग्राम में जो स्टूडियो के बाहर होता है, तो आप लोग सब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं, यूजुअली वो ड्राइववे है या बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, अंदर तो आज तक हमने नहीं देखा। देखिए ये जब मैंने भी देखा तो बिल्कुल ये न्यू रेगुलेशन मिला कि इसमें ये था कि आपकी जो मीडिया हाउस से एक जर्नलिस्ट, अब मीडिया हाउस में उस मीडिया हाउस का मे भी अखबार भी हो टीवी हो, तो क्या ये एक जर्नलिस्ट पूरे मीडिया हाउस का होगा, ये भी नहीं क्लियर था। दूसरा ये था कि जी ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड हो, तो बहुत सारे हमारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब प्रोग्राम करते हैं, क्या उनकी एंट्री बैन हो रही है? जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें सवालात उठे हैं, लेकिन अब बड़ा क्लियर किया गया है पीआरओ साहब की तरफ से कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसी तरह काम चलेगा, सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से, और नए किसी आदमी ने भी आना है तो वो अप्रूवल ले पीआरओ से। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने इस पर क्वेश्चन किए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ी नज़रसानी की है, और विद इन सुप्रीम कोर्ट भी बज़ाहिर ये है कि इस पर कोई ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे जीआईटी का क्याम है, चाहे ये नोटिफिकेशन है, इसको कोई सारे जजेस अप्रिशिएट नहीं कर रहे। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन तो सामने आ गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अगर माइक पकड़ के कोई डिस्कशन कर रहे हैं उस ड्राइवे में खड़े होके, तो वो भी आप करेंगे, और ऐसे हमारे कॉलीग्स जो हैं जो किसी चैनल से वाबस्ता नहीं है मगर वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उस पर वीलॉग करते हैं, फॉर देम ऑल्सो इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। बिल्कुल, आज इसी तरह हमने देखा कि कोई ऐसी पाबंदी कोई नहीं थी, कोई यूट्यूब जो हमारे दोस्त करते हैं वो भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको किसी ने नहीं रोका। तो अब देखना होगा कि 1-2 दिन बाद कैसे, लेकिन ये नोटिफिकेशन गैर ज़रूरी था। ये चीज़ें अगर पहले से चल रही थी तो ज़रूरत क्या थी नोटिफिकेशन करने की? तो बज़ाहिर लोग इसको 13 जनवरी के आर्डर के साथ जो है वो लिंकअप कर रहे हैं कि अब क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब इस तरह का कोई नोटिफिकेशन सामने आता है, और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने का अगर मैं एग्जांपल दूं, जब बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते थे तो वो एंट्री को ज़रा लिमिट कर देते थे, बिकॉज तो इस तरह के भी वाक़यात तो हुए हैं। पर इस तरह का फैसला जो होता है, ये जैसे ये नोटिफिकेशन आया या ये फैसला करना कि भाई आज हर किसी को अंदर मत आने दिया जाए, जो कम लोग कर लें या कुछ, ये क्या सब जजेस मिलकर फैसला करते हैं, ये रजिस्ट्रार साहब या साहिबा खुद करती हैं, और इज इट इन या चीफ जस्टिस साहब इंस्ट्रक्शंस देते हैं? हाउ डज द प्रोसेस यूजुअली वर्क, या सिक्योरिटी टीम हो सकता है? तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तारीफ ये है कि चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, लेकिन चलती सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है, उसी के सारे इंस्ट्रक्शन पे सारे काम होते हैं जो भी हो रहे होते हैं, और रजिस्ट्रार भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं, वर्बल अप्रूवल लेके फिर जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन हो, रजिस्ट्रार भी हर चीज़ चीफ जस्टिस को बताता है। अब फुल कोर्ट मीटिंग अगर देखे जाए तो वो एक दफ़ा ही हुई है जब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उधर संभाला, उसके बाद कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। तो अब ये जो भी हुआ ये चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ही होगा। बेशक अब रजिस्ट्रार के अप्रूवल है, लेकिन सबको पता है कि जो भी रजिस्ट्रार हैं वो चीफ जस्टिस के अप्रूवल के बगैर कुछ भी इस किस्म का काम नहीं करते। तो ये गैर ज़रूरी चीज़ की गई जिसका मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही उनको एहसास हो गया। लेकिन देखना है कि क्या कल परसों फिर कहीं ऐसा ना हो कि इस किस्म की रेगुलेशन
को फुली इसी तरह ही इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो फिर क्रिटिसिज्म भी होगा सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो आने वाले इलेक्शंस है, उस हवाले से सियालकोट की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली सेंट्रल पंजाब का ये एक बहुत अहम इलाका है और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इसको काफ़ी अरसे से डोमिनेट करती आ रही है। मगर पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ अपनी जगह बनाई है और इसी वजह से बहुत दिलचस्पी से इस एरिया को भी देखा जाएगा आने वाले इलेक्शन में। सियालकोट की कौमी असम्बली में 5 हलके हैं, NA 70 से शुरू होकर NA 74 तक ये जाते हैं और सूबाई असम्बली के 10 हलके हैं। ये ऑब्वियसली एक बहुत अहम शहर है इंडस्ट्री के और कारोबार के हवाले से भी। इसकी कुल आबादी जो है वो 40 लाख से ज़्यादा है। ये सियालकोट शहर का हम जिक्र कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का 12वां बड़ा मुल्क है। यहाँ जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 27 लाख से भी ज़्यादा है। ये ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनका ताल्लुक़ इस शहर से है। ग़ालिबन कोई इलेक्शन हम कह सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बनने के बाद उन्होंने नहीं हारा है, मगर इनके सामने उस्मान डार साहब भी बहुत सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मगर जब उन्होंने पार्टी छोड़ी अपनी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के बाद, तो उसके बाद उनकी जो वालदा है वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ NA 70 भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई और अब इस्तेकाम पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। इनके सामने मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी सुबहानी साहब जो हैं वो 2018 में भी जीते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 72 से मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके बेटे जाहिद हामिद साहब, अली जाहिद हामिद साहब जो है वो अमजद अली बाजवा साहब को कंटेस्ट करेंगे और NA 73 जिस पे बाई इलेक्शन बहुत मशहूर हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने ये इलेक्शन जीता था। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सादिक साहब ने हमें अब ज्वाइन किया है। ये नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ सियालकोट से। जी इमरान साहब, ये बताएं कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है, बहुत सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हमेशा जीतते रहे हैं, मगर अब उस्मान डार साहब की जो वालदा है वो उनके सामने इलेक्शन लड़ रही हैं। इस वक्त क्या नज़र आ रहा है आपको ऑन द ग्राउंड? दोनों बहुत अच्छी कैंपेन चला रहे हैं या किसी का आपको पलड़ा ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है? देखें आरफा, ख्वाजा आसिफ जो है इस हल्के में जो है 5 बार MNA रह चुके हैं और उनका एक मजबूत वर्थ भी है। और इसके अलावा जो उस्मान डार की पोजीशन देखी जाए, उस्मान डार की वालदा जो हैं ये अब मैदान में आई हैं और उनकी कैंपेन भी जो है बड़ी भरपूर चल रही है। वो जगह जगह जा रही हैं, घरों में जा रही हैं, महलों में जा रही हैं और इसके साथ जो है ना कॉर्नर मीटिंग कर रही है। इसके साथ मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है ख्वाजा आसिफ वो भी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और साथ साथ जो वर्कर कन्वेंशन से भी खिताब कर रहे हैं। हल्के में ये कांटेदार मुकाबला जो है नजर आ रहा है। इसमें बरादरी दोनों जो है कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और इनके दोनों में आपस में रिश्तेदारियां भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके वर्कर भी जो है मुतहर्रिक हुए हैं। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए ख्वाजा आसिफ का, तो ख्वाजा आसिफ का जो हल्का है वो भरपूर नज़र आ रहा है कि उनके जो सपोर्टर हैं वो गली गली निकले हुए हैं और इस तरह की तकारीब जो है ना उनकी हो रही हैं कि जिनमें ये पाया जाता है कि ये उसी तरह की बेहतरीन पोजीशन पर आएंगे। लेकिन इसके साथ जो रेहाना इम्तियाजुद्दीन डार हैं उनका भी जो मुकाबला जो है कांटेदार नज़र आ रहा है और इसमें तमाम। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि क्या रेहाना साहिबा है
क्या वो अपने बेटे जितने, क्योंकि पिछली दफे भी ख्वाजा साहब ने ये सीट तो निकाल ली थी पर बड़े नैरो मार्जिन से निकाली थी, तो क्या जो उस्मान डार साहब की वालदा है वो भी इतना ही उनको टफ टाइम देंगी जितना उस्मान डार साहब ने पिछली दफे दिया था? और नहीं, इसमें मैं आपको ये बताता जाऊं कि उस्मान डार की पोजीशन और रेहाना इम्तियाजुद्दीन डार की पोजीशन में फ़र्क है। उस्मान डार जो है बहुत करीब से मार्जिन लेकर जो है ना वो पीछे रह गए थे, लेकिन जो रेहाना इम्तियाजुद्दीन डार हैं उनकी पोजीशन उस लेवल की नहीं है उस्मान डार जैसी। एक तो आज़ाद भी सीट है और दूसरा जो उनकी कंपेन उस तरह बाज़ाब्ता जो जिस तरह पहले 2018 में या 2013 में देखी गई है उस तरह नहीं हुई, लेकिन वो कंपेन कर रहे हैं, अपनी पार्टी की दौड़ लगा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं NA-70 की। इमरान साहब, यहाँ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा 2008 में इन्होंने ये सीट जीती थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर चौधरी सुबहानी साहब हैं, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता साहिबजादा हामिद रजा हैं। यहाँ क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? NA-70 जो है इसमें चौधरी अरमगान सुबहानी की जो पोजीशन है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के मुकाबले में भी और साहबजादा हामिद रजा के मुकाबले में भी बेहतरीन नज़र आ रही है। यहाँ बरादरियाँ जो हैं वो गुजर बरादरी है, हामिद रजा भी गुजर बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं और अरमगान सुबहानी भी, लेकिन लोगों का पब्लिक का जो रुझान है इस वक्त जो है चौधरी अरमगान सुबहानी की तरफ है, और उम्मीद की जा रही है कि ये जो सीट है ये चौधरी अरमगान सुबहानी की फेवर में जाएगी। उन्होंने पिछली मर्तबा और 2013 में भी उन्होंने ये सीट निकाली थी। 2013 में भी अरमगान सुबहानी जो है कामयाब हुए थे, और 2018 में भी, और 2018 में 1,29,000 वोट जो है ना अरमगान लेकर कामयाब हुए थे, और तकरीबन 20 जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस तो हम इमरान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें सियालकोट में जो इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल है उसके 5 हलकों पे हम बात कर रहे हैं। जी इमरान साहब, अब हम जिक्र करेंगे NA-72 का। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो जाहिद हामिद साहब हैं उनके बेटे अली जाहिद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अमजद अली बाजवा साहब हैं। NA-72 जो है जाहिदा हामिद जो है ना जीते रहे हैं, उसके बाद उनका बेटा जो है वो कामयाब होता रहा। यहाँ इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमजद अली बाजवा हैं वो उनका मुकाबले में, लेकिन इनकी सीट जो मुस्लिम लीग के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आती है, क्योंकि पहले जो जाहिद अहमद और अली जाहिद रह चुके हैं उनके इलाके में वर्थ भी बहुत रही है, और अमजद अली बाजवा जो है वो बाज़ाब्ता पार्टी से पहले मुंसलिक नहीं रहे, और अब जो आए हैं आज़ाद निशान से आए हैं, वो पोजीशन हमें नज़र नहीं आ रही कि अमजद अली बाजवा जो है वो कामयाब हो सकें, क्योंकि यहाँ जो अली जाहिद की जो पोजीशन है वो मजबूत नज़र आ रही है, और हल्के में जो अवाम है वो उनका रुझान भी जो है अली जाहिद की जानब जो है ना दिखाई देता है। सर, ये अमजद अली बाजवा साहब क्या किसी और जमात से आए हैं, या इन्होंने या ये वो जैसे जो नए लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट टिकट दिया है क्योंकि अपने जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं, इनमें से क्या इनका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, मैं वही बता, इस हल्का से पहले चौधरी गुलाम बास जो है पिछली दफा जो उनकी पोजीशन बेहतर थी, लेकिन अली जाहिद के मुकाबले में बेहतर नहीं, और ये अमजद अली बाजवा जो है ये नए आए हैं, और इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि अवाम में ज्यादा मकबूल हों। अली जाहिद जो है वो अवाम में मकबूल नजर आते हैं, और उन्हीं की तरफ जो है रुझान जो है ना पब्लिक का जा रहा है। बिल्कुल सही। सर, NA-73 इसमें बहुत एक मशहूर बाई इलेक्शन भी हुआ था।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात भी लगे थे रिगिंग के, मगर नौशीन इफ्तिखार साहिबा जिनको ये टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने दिया, जब उनके वालिद गुजर चुके थे वो उन्होंने सीट वहाँ से निकाली थी। इस दफ़े भी वो कंटेस्ट कर रही हैं ये सीट, और इनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली असजद मल्ही साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाई इलेक्शन में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटेस्टेंट थे। यहाँ भी क्या इस दफ़े हम उतना ही एक क्लोज मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? जो N73 है, इसमें सईदा नशीन जो बाई इलेक्शन लड़ी थी अपने वालिद की वफात के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो नशीन थी वो कामयाब हुई। और इस दफा जो अली असजद मली उस लेवल का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बाई इलेक्शन में हुआ था। इस दफा सईदा नशीन जो है उनकी पोजीशन जो है ना कामयाबी की तरफ वाजिया नजर आ रही है। और इसमें उसके बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़ के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।